रोज सुबह सुबह राजा वीरभद्र शिकार के लिए निकला। महल लौटने को हुआ तो वह बहुत ही थका, भूखा और प्यासा हो चुका था। तभी सड़क के किनारे उसे तरबूजों का एक खेत दिखाई दिया। एक प्यासे और थके हुए व्यक्ति को इससे बेहतर और क्या मिल सकता था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा करते हुए कहा, देखो, सामने जो खेत दिखाई दे रहा है उसमें तरबूज लगे हुए लगते हैं। जाओ, वहाँ से कुछ अच्छे मीठे और पके हुए तरबूज लेकर आओ। जल्दी जाओ, मेरी प्यास अब और नहीं रुकी जा रही। ध्यान रहे, तरबूज बढ़िया होने चाहिए, कच्चे या खराब नहीं। सेवक आज्ञा पाकर उस खेत की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी राजा के कानों में किसी की हंसी की आवाज पड़ी। राजा ने तुरंत उस दिशा में मुड़कर देखा। वहाँ एक अधेड़ उम्र का नेत्रहीन व्यक्ति खड़ा था। अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें हमारी बात में कुछ अजीब लगा या फिर तुम किसी और कारण से हंस रहे हो? खुलकर बताओ। अंधा व्यक्ति शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में, महाराज, आपने अभी अभी अपने सेवकों को बढ़िया तरबूज लाने का आदेश दिया। बस वही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसमें हंसने की क्या बात है? क्या हमारे आदेश में कोई कमी रह गई या तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, बात यह है कि जिस खेत की ओर आपने इशारा किया है वहाँ अब कोई अच्छे तरबूज नहीं मिलेंगे। सच कहूँ तो वहाँ तरबूज हैं ही नहीं, कम से कम ऐसे नहीं जिन्हें बढ़िया कहा जा सके। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। तुम तो नेत्रहीन हो, तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, फिर तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि उस खेत में अच्छे तरबूज नहीं है? क्या तुम अंदाजा लगा रहे हो या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? महाराज, हर सच्चाई को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें अनुभव और समय की समझ से भी जानी जाती हैं। इस समय तरबूज का मौसम बीत चुका है। जब फल अपने सही समय पर होते हैं तब खेतों से अच्छे अच्छे फल पहले ही तोड़ लिए जाते हैं, बेचे जाते हैं या घर ले जाए जाते हैं। अब जो कुछ भी खेत में बचा रह जाता है वह या तो कच्चा होता है या फिर ज्यादा पककर खराब हो चुका होता है। ऐसे फल न स्वाद में अच्छे होते हैं, न ही खाने लायक। तभी सेवक वापस लौट आए। महाराज, हमने पूरे खेत को ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ एक भी अच्छा तरबूज नहीं मिला। जो थे वे या तो सड़े हुए थे या बिल्कुल बेकार। राजा कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर उसकी नजर उस अंधे व्यक्ति पर टिक गई। अद्भुत, तुमने बिना देखे ही सब कुछ ठीक ठीक जान लिया। तुम्हारी बातों में गहराई है, समझ है और अनुभव भी। फिर राजा ने निर्णय लेते हुए कहा, ऐसे बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति का यहाँ यूं खड़ा रहना ठीक नहीं। तुम हमारे साथ राजधानी चलो। हो सकता है तुम्हारी यही समझ और बुद्धि हमारे राज्य के काम आए और कई मुश्किल समस्याओं का हल भी निकले। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उस अंधे आदमी का नाम था संजय। रहने के लिए उसे राजधानी के बाहर एक छोटी सी कुटिया दे दी गई और रोज खाने के लिए 2 मटके चावल मिलने लगे। इसी तरह संजय ने शांतिपूर्वक अपना जीवनयापन शुरू कर दिया। एक दिन एक जौहरी बहुत सारे कीमती रत्न और मोती लेकर महल में पहुंचा। दरबार में हलचल मच गई। पहला दरबारी राजा से, महाराज, ये मौका बार बार नहीं आता। इतने दुर्लभ रत्न हर किसी को देखने को नहीं मिलते। हमें इनमें से कुछ बेहतरीन रत्न जरूर खरीद लेने चाहिए। दूसरा दरबारी सहमति में सिर हिलाते हुए, जी महाराज, राज्य की शोभा भी बढ़ेगी और खजाना भी समृद्ध होगा। ऐसे अवसर को हाथ से जाने देना उचित नहीं होगा। जौहरी चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान उभर आई। महाराज, आपकी सभा में इतने बुद्धिमान लोग मौजूद हैं, तो क्यों न आज उनकी परख भी हो जाए। मैं एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूँ। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। मेरे एक हाथ में असली हीरा है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और दूसरे हाथ में उसी जैसा दिखने वाला एक साधारण कांच का टुकड़ा। अब आप सब में से जो खुद को सबसे अधिक समझदार और पारखी मानता हो वह आगे आए और असली हीरा पहचान कर चुन ले। दरबार में हलचल सी हुई, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। लेकिन ध्यान रहे, एक शर्त है, यदि किसी ने गलती से नकली हीरे को असली समझकर चुन लिया तो उसे असली हीरे की पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना सुनते ही पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। जो दरबारी अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वे अब नजरें चुराने लगे। राजा ने सबकी खामोशी देखी, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है हमारी सभा में आज कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। ठीक है, किसी और की परीक्षा लेते हैं। संजय को बुलाया जाए, देखते हैं वह इस पर क्या कहता है। मंत्री और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। संजय, वो भी अंधा, ये कैसे संभव है कि वह हीरे की पहचान कर पाएगा? आज तो मजा आएगा, देखते हैं उसकी समझदारी कहाँ तक जाती है। कुछ ही देर में संजय दरबार में उपस्थित हुआ। संजय, यहाँ एक जौहरी आया है। इसके पास एक असली हीरा है और एक नकली। ये चाहता है कि कोई इन दोनों में फर्क करके असली हीरा चुने। क्या तुम ये कर सकते हो? महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं प्रयास करना चाहूंगा। जौहरी ने तुरंत दोनों हीरे उसकी हथेलियों पर रख दी। संजय कुछ क्षण शांत खड़ा रहा, फिर एक रोशनदान के पास गया। वहाँ से रोशनी आ रही थी और उसने अपने दोनों हाथ धूप की ओर उठा दिए। ये क्या कर रहा है? देखने के लिए आंखें चाहिए, धूप में रखने से क्या होगा? बस यूं ही अंदाजा लगा रहा होगा। कुछ समय बाद संजय ने एक पत्थर अलग किया और राजा की ओर बढ़ा दिया। महाराज, यही असली हीरा है। जौहरी की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? तुमने बिना देखे ही सही हीरा पहचान लिया। राजा ने मुस्कुराते हुए जौहरी को संकेत दिया और असली हीरे का मूल्य अदा कर दिया। फिर संजय की ओर मुड़कर पूछा, संजय, ये तो सचमुच अद्भुत है। हमें बताओ, तुमने असली और नकली में फर्क कैसे किया?
महाराज, यह बहुत कठिन नहीं था। मैंने दोनों हीरों को कुछ देर धूप में रखा। जो कांच का टुकड़ा था वह धीरे धीरे गर्म हो गया, जबकि असली हीरा ठंडा ही रहा। इसी अंतर से मैंने पहचान लिया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। संजय, तुम बहुत समझदार हो। तुमने फिर साबित कर दिया कि असली पहचान आंखों से नहीं, दिमाग से होती है। आज से तुम्हें दिन में तीनों वक्त अच्छा खाना मिलेगा और कुछ और सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी न रहे। कुछ दिनों के बाद एक सुबह दरबार में दो भाइयों के बीच जमीन के झगड़े का मामला आया। महाराज, हमारे पिता हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ गए थे, हजारों एकड़ जमीन। उसमें कुछ जमीन उपजाऊ है, लेकिन कुछ बंजर और पथरीली भी है महाराज। समस्या यह है कि उस जमीन के बीच बीच में झीलें, जंगल और नदियां भी हैं। इसी वजह से हम उसे बराबर बराबर बांट नहीं पा रहे हैं महाराज। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई साफ तरीका नहीं निकल पाया। इसीलिए हम आपके पास न्याय के लिए आए हैं महाराज। महाराज, हम कई दिनों से जमीन को बराबर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। कहीं झील आ जाती है, कहीं जंगल रास्ता रोक लेता है। समझ नहीं आता कि सही बंटवारा कैसे करें। महाराज, हम चाहते हैं कि सब कुछ न्याय से हो, ना मुझे ज्यादा मिले ना मेरे भाई को कम। लेकिन जितना हम खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही मामला उलझता जाता है। अब हमें आपकी मदद चाहिए। महाराज, हमने हर तरह से सोच लिया, लेकिन इन झील, जंगल और नदियों की वजह से सही और बराबर बंटवारा करना मुश्किल है। हर तरीके में किसी न किसी के साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है। राजा कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर बोला, जब सामान्य तरीके काम न करें तो अलग सोच की जरूरत होती है। संजय को बुलाओ। जो काम हमसे नहीं हो रहा वो एक नेत्रहीन व्यक्ति कैसे करेगा? थोड़ी देर बाद संजय दरबार में आया। संजय, ये दोनों भाई जमीन के बंटवारे को लेकर परेशान हैं। जमीन बड़ी है, लेकिन बीच में झील, जंगल और नदियां हैं, इसलिए बराबर बांटना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम कोई उपाय बता सकते हो? महाराज, समस्या जितनी बड़ी दिखती है उसका हल उतना ही आसान हो सकता है, अगर सही तरीके से सोचा जाए। मेरा सुझाव है कि एक भाई पूरी जमीन को अपने हिसाब से दो हिस्सों में बांट दे और दूसरा भाई बिना किसी रोक टोक के पहले अपनी पसंद का हिस्सा चुन ले। मतलब एक बांटे और दूसरा चुने? जी हाँ, जो बांटेगा वह बराबरी से बांटेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि दूसरा पहले चुनेगा, और जो चुनेगा उसे संतोष रहेगा कि उसने खुद अपना हिस्सा चुना है। इस तरह किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। महाराज, ये तरीका तो बहुत सही है, इसमें किसी को शिकायत नहीं होगी। लेकिन यह कैसे तय होगा कि कौन बांटेगा और कौन चुनेगा? महाराज, यह फैसला लॉटरी से कर दीजिए ताकि पूरी निष्पक्षता बनी रहे। दोनों भाइयों को यह फैसला बहुत पसंद आया। महाराज, हमें यह फैसला मंजूर है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। संजय, तुमने फिर अपनी समझदारी साबित कर दी। तुम्हारी बुद्धि हमारे राज्य के लिए बहुत कीमती है। इस तरह एक मुश्किल और उलझा हुआ झगड़ा बहुत आसानी से सुलझ गया। कुछ दिन बाद दरबार में मैं इस राजमहल में बैठे सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, इंसान जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो अपने साथ क्या लेकर जाता है? मंत्री जी, पहले आप बताइए। महाराज, इसमें सोचने की क्या बात है? इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। न कुछ लेकर आता है, न कुछ लेकर जाता है। यही जीवन का सरल सत्य है। उत्तर सरल है पर अधूरा लगता है। संजय, तुम बताओ। महाराज, मंत्री जी का उत्तर आधा सत्य है लेकिन पूरा नहीं। इंसान सच में धन दौलत लेकर नहीं आता और न ही उसे साथ ले जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कुछ भी लेकर नहीं आता। तो फिर बताइए, आखिर इंसान ऐसा क्या लेकर आता है जो हमें दिखता नहीं? महाराज, जब इंसान जन्म लेता है तो वह अपने साथ अपना भाग्य लेकर आता है। यही भाग्य तय करता है कि वह किस घर में जन्म लेगा, कैसी परिस्थितियों में पलेगा, किसे आसानी मिलेगी और किसे संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन महाराज, यही पूरी कहानी नहीं है। भाग्य केवल शुरुआत तय करता है, अंत नहीं। और अंत? इंसान जाते समय क्या लेकर जाता है? महाराज, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो वह अपने साथ अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल लेकर जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपना नाम, इज्जत या बदनामी के रूप में। एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, न्याय करता है, उसका नाम उसके जाने के बाद भी सम्मान से लिया जाता है, और जो अन्याय करता है उसका नाम लोग नफरत से लेते हैं। इसलिए महाराज, इंसान जन्म लेते समय अपना भाग्य लेकर आता है, लेकिन मरते समय वह अपने कर्मों से कमाया हुआ नाम और फल लेकर जाता है। पूरा दरबार शांत हो गया। दरबार में फिर एक बार संजय की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होने लगी। संजय, हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी बुद्धिमानी ने मेरा दिल जीत लिया है। एक दोपहर राजा को अचानक बहुत अकेलापन महसूस हुआ। महल की चहल पहल के बीच भी उसे जैसे सन्नाटा घेर रहा था। उसने तुरंत संजय को बुलाया। संजय, अजीब बात है, इतने बड़े महल में इतने लोगों के बीच रहकर भी आज मन बिल्कुल खाली लग रहा है। जब भी तुमसे बात करता हूँ मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर जाता हो। तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी सोच गहरी है। तुमने कई बार ऐसी समस्याएं सुलझाई हैं जिनका हल हम सब मिलकर भी नहीं निकाल पाए। राजा आगे कहता है, लेकिन क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि तुम अब तक ये समझ नहीं पाए कि ये राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला, बल्कि मैंने इसे बल और चालाकी से अपने अधिकार में लिया है? महाराज, यह बात मुझे पहले दिन से ही पता थी, जब मैंने आपके फैसलों और व्यवहार को ध्यान से समझना शुरू किया। राजा चौंक गया। तुम्हें पहले से पता था? लेकिन कैसे संजय?
किसने बताया तुम्हें? महाराज, कुछ बातें इन किसी के बताने से नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार से खुद समझ में आ जाती हैं। जो व्यक्ति सच में राज परिवार में जन्मा हो, जिसने बचपन से अधिकार और जिम्मेदारी को साथ साथ सीखा हो, वह अपने आसपास के लोगों की कद्र करना भी जानता है। उसके व्यवहार में सम्मान होता है, उसके फैसलों में संतुलन होता है और वह उन लोगों को पहचानता है जो उसके लिए सच्चे दिल से काम करते हैं। एक सच्चा राजा उस व्यक्ति को जो बार बार उसकी सबसे कठिन समस्याओं को हल करता आया हो, जो बिना किसी स्वार्थ के उसके राज्य को बेहतर बनाने में लगा हो, उसे सिर्फ 3 वक्त की रोटी देकर राज्य की सीमा के बाहर एक छोटी सी कुटिया में नहीं रखता। महाराज, राजा का चेहरा बदल गया। तुम ठीक कहते हो संजय। मैंने अपने ही सबसे काबिल और सच्चे सहायक को पहचानने में गलती कर दी। मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। आज तुमने मुझे मेरी ही कमी दिखा दी। तुमने मुझे यह समझा दिया कि ताकत से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए न्याय और सम्मान चाहिए होता है। आज से तुम महल के बाहर नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ यहीं रहोगे। और अब मैं सिर्फ इस राज्य पर अधिकार नहीं रखूंगा, बल्कि एक ऐसा राजा बनूंगा जो अपने लोगों की कद्र करना भी जानता हो। महाराज, यही असली जीत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।